नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। कहते हैं दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति कोई भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम कोई भी लक्ष्य को निर्धारित कर उसे पाने के लिए पूर्ण प्रयास करें और दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति और प्रयास का समावेश हो तो सफलता के सारे द्वार अपने आप खुल जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की एग्जाम में 2020 में 600 में से 600 मार्क्स लाकर सबको चौंका देने वाली दिव्यांशी जैन हमारे साथ है आज। दिव्यांशी, मैं पूरी टीम की तरफ से, हमारे सारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। दिव्यांशी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपको पता चला कि आपको 600 में से 600 नंबर आए हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आया और आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मेरे 600 अंक आए, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स बहुत थियोरेटिकल थे और मैंने ह्यूमैनिटीज ले रखी थी। तो और इंग्लिश में मेरे 100 आए तो मुझको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। और मैं अपनी सफलता का श्रेय भगवान को देना चाहूंगी, अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी और अपनी दीदी को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी सारी क्वेरीज, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आपको जैसा कि आपने बताया कि आपको विश्वास नहीं था कि 600 में से 600 आ जाएंगे, लेकिन जब आपने एग्जाम के बाद जब कैलकुलेशन किया कि कितने प्रतिशत बन रहे हैं, जब वो कैलकुलेशन क्या था, कितना था? क्योंकि मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे और मेरे 5 के एग्जाम्स हो चुके थे, तो मेरे मतलब सब में अगर 100 आ रहे थे तो 100% बनते। अच्छा जी। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने राजभवन में आमंत्रित कर आपको बधाई दी और आपके उज्जवल भविष्य की कामना की। और भारत के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कई गणमान्य नागरिकों ने आपको बधाई दी। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी जब मुझे पता चला कि इतने बड़े लोगों ने, इतने अच्छे, इतने एमिनेंट लोगों ने मुझे बधाई दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और साथ ही साथ उनके अलावा सब लोगों ने मुझे बधाई दी, इसीलिए मुझको बहुत अच्छा लगा। चलिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं। आप 12th पास करके हायर स्टडीज के लिए कॉलेज में पहुंच चुकी है। अभी जो स्टूडेंट 11वीं और 12वीं की बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, वे कैसे हाई स्कोर करें, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे आज? जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एग्जाम्स एक बहुत बोर्ड बेसिक एग्जाम्स बनाता है। जो भी पेपर्स होते हैं ये सबको देख के बनाए जाते हैं, क्योंकि इतने लाखों बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, इसीलिए पेपर्स को बहुत ही सही से सेट किया जाता है। इसीलिए मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो लोग एनसीईआरटी पे फोकस करा करें और जब भी आप समय निकाल के थोड़ा सा पढ़ा करें। ऐसा नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और अपने एनसीईआरटी पे फोकस करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अपने थोड़े नोट्स भी बनाते जाएं। और यही सब है। आप सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है और किसी को टॉपर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी आप टिप्स ले सकते हैं। जी आपने बताया कि सबको अलग अलग तरीके से नोट्स बनाना चाहिए, तो वे जी नोट्स कैसे होने चाहिए? जैसे कुछ लोग का रहता है कि वो लोग स्टार्टिंग से ही नोट्स बना के रखते हैं, कुछ लोग का रहता है जब वो लोग पूरा पढ़ लेते हैं और फिर उनको थोड़ा सा नोट्स में करके रखते हैं। और हर सब्जेक्ट अलग रहता है तो सबके अलग तरह से नोट्स बनते हैं। कुछ के जैसे साइंस है, मैंने तो ह्यूमैनिटीज ली थी, तो मेरे एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं सारी तो चीजें नहीं नोट कर सकती थी, इसीलिए मैंने थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की थी। जो चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा कंसाइजली लिख के मैंने उनको बाद में एकदम लास्ट पॉइंट रिविजन के लिए रखा था। मैंने स्टार्टिंग से नोट्स बनाने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि पूरी बुक छप जाती है ऐसे, तो इसीलिए। आपका सबसे प्रिय विषय कौन सा रहा? मेरा सबसे प्रिय विषय हिस्ट्री है। इतिहास है। अगर कोई स्टूडेंट इतिहास में कम मार्क्स ला रहा है तो उसे किस तरह के नोट्स बनाने चाहिए और वो कैसे तैयारी करे? हिस्ट्री को बच्चे आमतौर पर समझते हैं कि उसको रट लिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री एक स्टोरीज की तरह आपको पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री में जितने भी आप पढ़ रहे हैं जो चीज, उसको कनेक्ट करिए, उसको देखिए कि क्या चीज कहाँ कनेक्ट हो रही है, क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ, वो चीज क्यों हुई। आपको इवेंट्स नहीं पढ़ने, फैक्ट्स नहीं पढ़ने, आपको ये पढ़ना है कि वो चीज क्यों हुई थी। और सीबीएसई जिस तरह से पेपर सेट करता है तो आप देखेंगे कि सीबीएसई कभी ये नहीं पूछता कि ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ, ये क्यों, ये चीज पूछता है कि क्यों हुआ और आपको इससे क्या समझ आता है, एक्सप्लेन करिए, जस्टिफाई कीजिए। सीबीएसई का पेपर देख सकते हैं,
उसमें कभी भी सीबीएसई कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता कि आपको वो लर्न करना पड़े। कि हर विद्यार्थी के पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही होता है कि उसे परीक्षा में अव्वल आना है। आपने 10वीं में भी कीर्तिमान रचा, 97% आप लेकर आए थे, 12वीं में आपके 100% आए हैं। ऐसा कोई टारगेट आपने सेट किया था? टारगेट तो नहीं सेट किया था कि मुझको 100% लाने हैं या मुझे 97% लाने हैं, पर ये जरूर पता है कि अगर आप अपनी बुक सही से पढ़ते हैं, आपने जो पढ़ा है आप अच्छे से खुद से पढ़ते हैं, और तो आप और अपना बेस्ट लेके आते हैं पेपर में, तो आपको कभी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। जो भी आउटकम रहेगा वो आप आउटकम को कभी डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए आप हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, कभी भी आउटकम को अपने हाथ में ना लीजिए। जी। जी। दिव्यांश जी, हम आपसे एक परिवार का सवाल पूछते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सफलता, अगर वो व्यक्ति हो या छात्र हो, स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, उनकी सफलता परिवार की सफलता होती है और वो परिवार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करती है। दिव्यांश जी, आप अगर हम यहाँ जाने, अगर आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी की एक शॉप है और मेरी माता होम मेकर है। अच्छा, पिताजी की शॉप किस चीज़ की है? वो एक जनरल मर्चेंट की शॉप है उनकी। अच्छा। अच्छा, तो जी, अभी एक इसी से जोड़कर एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि पिताजी की एक जनरल मर्चेंट की शॉप है, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो जी। क्या-क्या चुनौतियाँ रही जिससे लड़कर आपने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपने माता-पिता और अपने परिवार का नाम रोशन किया? अ, मुझे कभी ऐसी कोई परेशानी तो नहीं महसूस हुई कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मुझे किसी चीज़ की कमी हो। जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हों या कोई फ़ोन या कुछ भी, सब मेरे माँगने से पहले ही मुझको मिल जाता था, और ये हर हर परिवार का यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब बच्चों का पेरेंट्स पहले ही से सबके लिए कर देते हैं। जी। जी। एक विद्यार्थी ने भी हमें एक सवाल भेजा है कि इकोनॉमिक्स के अंदर अगर उनको अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छा स्कोर लाना है, तो उन्हें कैसी तैयारी करनी चाहिए? इकोनॉमिक्स का तो मैं ये कहूंगी कि इस साल जो लास्ट ईयर से बोर्ड्स ने दो बुक्स कर दी हैं, एक हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल है, और आप उसको अगर सही से समझेंगे सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़िएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक के लिए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप दूसरी बुक्स रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आप जहां से पढ़ें, लेकिन सॉलिड उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर करके पढ़ें। और बस इतना ही कहना चाहूंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिएगा, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा। वहाँ पर भी नोट्स बनाना चाहिए उन्हें? जी। आ, हाँ जी, नोट्स बनाना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स जो हैं वो आप बिल्कुल कंसाइजली बनाइएगा। मैं चाहूँगा कि आप उसे थोड़ा और एक्सप्लेन करें। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर्स हैं, मनी एंड बैंकिंग हुआ, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हुआ, आप इसके फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। जितने भी फॉर्मूला है हमारे उसमें, उनका एक चार्ट बना के रख सकते हैं, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये सब करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे कि ये चीजें क्या है। आप उनके बारे में पढ़ेंगे, आप उनका बहुत इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो आप उसको पहले पढ़ने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। आपको ऐसे नहीं कि तुरंत बिल्कुल नोट्स आप बनाने ही बैठ जाएं। आप समझिए, पढ़िए, और आप अपने आप को टेस्ट करिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आपने बुक्स पढ़ ली है अपनी, थोड़ी थोड़ी आपने चैप्टर्स देखे होंगे, तो बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और और आपको किसी और बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। दिव्यांशी, आपने एक बात का जिक्र 2-3 जगह पर किया। आपने जी। एनसीईआरटी के सिलेबस को सीबीएसई के साथ जोड़ा है, और जी। आपने ये भी कहा कि सीबीएसई तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ना है। तो आप उसको भी थोड़ा स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आपको 2 सब्जेक्ट को कैसे साथ मिलेगा, मतलब 2 अलग-अलग सिलेबस को कैसे साथ में चलाना है? एक्चुअली ऐसा है कि सीबीएसई जो है अपना पेपर जो सेट करता है, वो बहुत ही बेसिक सा एक सिंपल सा पेपर सेट करता है एनसीईआरटी को लेकर। जो मेरे सब्जेक्ट से मैं सिर्फ उनकी बात कर सकती हूँ। जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में जो सीबीएसई है एनसीईआरटी को ही रेफर करने के लिए कहता है। उसका जो सिलेबस है उसमें प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक जो है वो एनसीईआरटी की ही होती है। तो बच्चों को 10 बुक पढ़ना नहीं चाहिए। 10 बुक पढ़े, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं,
पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में अच्छा करके आना है और थोड़ी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं दूसरी बुक से, लेकिन एग्जाम के लिए आप एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ें। 100 में से जी 100 आए हैं आपके उसमें भी, जी। तो उसका कुछ खास कारण कि आपने उस सब्जेक्ट को चुना? उसका कोई ऐसा खास कारण नहीं है, वो एक वोकेशनल सब्जेक्ट था और उसमें थोड़े लीगल टर्म्स और अच्छा था सब्जेक्ट, थोड़ा सा पता चल जाता है, जानकारी हो जाती है कि इंश्योरेंस के क्या क्लॉजेस रहते हैं, उसमें क्या रहता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग को इंश्योरेंस के बारे में तो पता रहता नहीं है कि जो उसके कागज होते हैं, तो इसीलिए मैंने जानने के लिए उसको ले लिया था। अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे या हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, कोई भी कक्षा में हो, वो अपनी तैयारी इस तरह से करते हैं कि पहले तो कुछ पढ़ते नहीं है, जब एग्जाम आती जब थोड़े नोट्स बना लिए, फिर बाद में वापस थोड़ा पढ़ना शुरू किया और आखिरी के दौर में पूरे सिलेबस को एक साथ खत्म करना चाहते हैं। आपने जैसे बताया कि पहले से उन्हें तैयारी करनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट इस तरह से तैयारी करते हैं उनको भी आप कुछ बताएं आज। अ, सब स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका अलग रहता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ के भी अच्छा कर लेते हैं, और कुछ का रहता है कि हो सकता है वो स्टार्टिंग से कर रहे हो लेकिन लास्ट में पेपर में कुछ हड़बड़ी के कारण उनका पेपर बिगड़ जाए। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपको एकदम फर्स्ट डे से बिल्कुल आप लग जाइए, पूरे दिन पढ़ते रहिए, मैं तो बिल्कुल ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगी। आप जितना पढ़ें उतना अच्छे से पढ़ें। आप भले ही दिन में आधे घंटे पढ़ें, भले ही 1 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, उतनी देर आप बिल्कुल मन लगा के और चीजों को समझ के पढ़ें। जब तक आपको कोई चीज नहीं समझ आ जाती है, उसको आप कोशिश करें कि आप समझें उसको। नेट है आप आज हमारे पास, तो नेट की हमेशा मदद लीजिए, आपको जो ना समझ आए वो देखिए। और आपने कहा कि जो बच्चे स्टार्टिंग से ना पढ़ रहे हो, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप पेपर देने जाएंगे तो आप बिल्कुल क्रैमिंग करके उसको रट कर, वहां पे आपको याद ही नहीं रहेगा। वहां पे आपको ऐसा लगेगा आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगेगा कि पेपर तो बहुत अलग है, जो मैंने पढ़ा था वो बहुत अलग है। तो आपके जो लास्ट डेज होंगे वो सिर्फ रिविजन के होने चाहिए, और उससे पहले का आपको जो आप पिछले साल के पेपर्स आप थोड़े एनालाइज कर सकते हैं, और लेकिन और स्टार्टिंग आपको हमेशा प्रिपरेशन से करनी चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी। जी संस्कृत भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट रहा? जी। अच्छा, जहाँ आज अधिकतर बच्चे संस्कृत से जी चुराते हैं, आपने जो कहा जाता है कि संस्कृत बहुत वृद्ध भाषा है, ऐसे में आपने हिंदी को छोड़कर संस्कृत को क्यों चुना? अ, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे गर्व है कि मैंने संस्कृत जैसा सब्जेक्ट पढ़ा। वो इतना एंशियंट और इतना अच्छा सब्जेक्ट है। मैंने हमेशा ही से जब मैं 4th क्लास से थी तब से मेरे पास संस्कृत है, और मुझे ऐसा लगता है संस्कृत बहुत आसान सब्जेक्ट है। आसान के साथ साथ बहुत अच्छा। आप उसमें जो पढ़ते हैं वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जो उसकी सूक्तियां हैं, श्लोक्स हैं, जो कि बहुत फेमस भी होते हैं, हर जगह आप देख सकते हैं कि बोर्ड्स पे, पोस्टर्स पे बहुत अच्छे तरह से लिखे रहते हैं। तो ये बच्चे जिन्होंने संस्कृत नहीं भी ली है उनको भी संस्कृत देखना चाहिए कि संस्कृत के श्लोक का क्या मीनिंग है। तो मैंने इसीलिए संस्कृत ली थी, मुझे अच्छा लगता था पढ़ने में। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बच्चे संस्कृत से तो जी चुराते हैं, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, लेकिन वो स्कोर भी नहीं कर पाते उसके अंदर। तो इसका मैजिक फार्मूला क्या है? मैजिक फॉर्मूला तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं एक टिप जरूर देना चाहूंगी संस्कृत के लिए। अ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार कि मैंने संस्कृत को बिल्कुल छुआ नहीं पूरे 1 साल तक। उसके बाद जब पेपर आया, ये 2-3 साल पुरानी बात है क्योंकि मेरे पास 4th क्लास से संस्कृत है, तो और फिर मैंने देखा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं संस्कृत में, अब मैं कल पेपर में दूसरे दिन क्या करूंगी। तो उसके बाद से मैंने सोचा उसके नेक्स्ट ईयर से कि मैं अपना जो भी है संस्कृत के जो बहुत सारे उसमें रूप होते हैं, ये सब होते हैं, मैंने एक जगह कलेक्ट करके लिख लिया। जितने भी रूल्स रहते हैं संस्कृत में, बिल्कुल मैथ्स की तरह रूल्स रहते हैं बहुत सारे। जिन लोगों ने संस्कृत लिए वो समझ सकेंगे मेरी बात को। तो हुई और जितने भी प्रत्यय हुए, इनके आपको रूल्स है ना रेगुलर रिवाइज करने पड़ेंगे। आप लास्ट डे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगी। जो मेरा संस्कृत का पेपर है उसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मेरा 27 को इंग्लिश का पेपर था जहां तक मुझे याद है, और 28 को संस्कृत का था। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप छोड़ देंगे संस्कृत तो आप साल भर और आप लास्ट में पढ़ लें। तो आप ये सब लिख के रखिए। और संस्कृत का पेपर सीबीएसई बहुत ही आसान सेट करता है। आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर चीज पेपर में ऑलरेडी दी गई होती है, आपको बस आंसर छांट कर लिखना रहता है। और बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा और कोई दिक्कत होगी तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो सारे विषयों पर आपकी अच्छी पकड़ है, या ये कहूँ कि जबरदस्त ग्रिप है, तभी 100 अंक में से 100 अंक आपने प्राप्त किए हैं।
कौन आपने अभी इतिहास का भी जिक्र किया कि इतिहास आपके पसंदीदा सब्जेक्ट में से एक है, और कौन से सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मेरे पास जितने सब्जेक्ट्स थे उनमें से सबसे अच्छी तो मुझे हिस्ट्री लगती है, और ज्योग्राफी भी अच्छा है, और इकोनॉमिक्स भी अच्छा है। सारी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, और मुझे इन सब सब्जेक्ट्स के अलावा फिलोसफी भी पसंद है। लेकिन मैंने 12th में तो नहीं लिया था, लेकिन मुझे उसको अलग से पढ़ने में अच्छा लगता है। दिव्यांश, एक इंग्लिश को लेकर सबके अंदर एक बात रहती है कि कहीं ना कोई नंबर कट ना जाए। 100 में से 100 इंग्लिश में आना एक बहुत बड़ी सफलता है। सफलता तो नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी इतनी भी अच्छी नहीं कि मुझे 100 मिले। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि नहीं, वैसे मुझे मिलने तो नहीं चाहिए थे इंग्लिश में 100, लेकिन अब मिल गए। तो अगर बच्चे चाहते हैं मुझसे जानना कि कैसे आए, तो मैं बस इतना कहूंगी कि मैंने बहुत ही ज्यादा नहीं पढ़ा था इंग्लिश के लिए कि मैं लिख रही हूँ, ये सब कर रही हूँ। लेकिन लास्ट के जो 10 days थे, मैंने ये कोशिश की कि जो राइटिंग वाला सेक्शन है, मैं क्वेश्चंस को लिखूं और देखूं कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। जो फॉर्मेट से राइटिंग में मैंने उनपे ध्यान दिया थोड़ा सा। और आपको इंग्लिश में ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत फ्लावरी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आपको वोकैबुलरी का शो ऑफ नहीं करना है वहां पे। बोर्ड का एक स्टैंडर्ड रहता है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट या 10th क्लास के स्टूडेंट है, बोर्ड आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता है कि आप बहुत अच्छा कुछ करके आए। एक नॉर्मल आपको एक्सप्रेस करना है अपने थॉट्स को, जो बोर्ड बोर्ड अपने हिसाब से उसको चेक करेगा। लेकिन आप जिस तरह से अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो आपको बहुत वोकैबुलरी पे आप कर सकते हैं, आप अपनी वोकैबुलरी पे इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ऐसा नहीं कि अच्छे वर्ड्स के चक्कर में आप उसको कहीं भी यूज कर रहे हैं। जी, आपको समझ आई होगी मेरी बात। जी जी दिव्यांश, आज दिव्यांश स्टूडेंट ने ये बात तो समझ ली कि उन्हें स्कोर करने के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी है, काफ़ी मेहनत करनी है, पूरी लगन से पढ़ाई करनी है। लेकिन एज ए स्कॉलर स्टूडेंट मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। स्टूडेंट को स्कोर करना है तो उसके लिए हमने उन्हें कई पैमाने बताए कि आपको अच्छी पढ़ाई करना है, सारे नोट्स बनाना है, पूरी लगन से तैयारी करना है। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक कर रहा है, और तो कौन सी ऐसी सी जगह है जहाँ नंबर कटने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं? अ, ऐसा हर सब्जेक्ट्स में तो अलग अलग रहता है। मुझे भी इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि एग्जामिनर कहाँ आपकी गलती पकड़ सकता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको कितना कुछ आता है। आप अपनी कॉपी को ऐसे प्रेजेंट करिए कि आपने उसमें अपना बेस्ट दिया है। ऐसे नहीं कि आप उसमें कुछ कलाकारी दिखाएं या फिर कोई फूल पत्ती बनाए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। आपको जितना आता है उतना सब आपको उसमें नहीं लिख के आना है। आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस आप उसका आंसर लिखिए। लाइन ड्रॉ करनी है, आप लाइन ड्रॉ कीजिए, नेक्स्ट आंसर दीजिए, और बस आपको पेपर लास्ट में रिवाइज करना है। और आपको ऐसा नहीं कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 2-3 पेजेस आंसर लिख के आ रहे हैं। आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, वरना तो आपका पेपर भी छूट सकता है। जी एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है और समय का भी ध्यान रखना है। लेकिन बहुत जगह ये देखने को मिलता है कि काफी स्टूडेंट को सब कुछ आता है, लेकिन उनका जी समय जी। पूरा हो जाता है और वो पेपर पूरा नहीं कर पाते। उनके लिए आप क्या कहेंगे? अ, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे वो सॉल्व किए थे, और कुछ कुछ सैम्पल पेपर्स, बोर्ड एक सैम्पल पेपर रिलीज करता है, होपफुली वो शायद नवंबर या उससे आगे वाले मंथ्स में करेगा। तो आप उसको टाइम लिमिट लगाकर करेंगे तो आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आप कितना स्पेंड करते हैं टाइम हर क्वेश्चन पे। तो उसके हिसाब से आपको हमेशा कि रहता है, जैसे मेरे जो सब्जेक्ट्स थे आप उसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। हिस्ट्री में क्या है, आप लिखते चाहिए, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। लेकिन आपको वर्ड लिमिट का, टाइम का, और क्या आप लिख रहे हैं, वो आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जी, आपने अपनी सफलता का श्रेय आपकी बड़ी बहन को भी दिया है। आपकी बड़ी बहन आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। आपका गोल क्या है? भविष्य के लिए आपका प्लान क्या है? अ, जैसे जो बच्चे मुझे सुन रहे होंगे या फिर माता पिता मुझे सुन रहे होंगे, शायद वो मुझसे रिलेट कर पाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं 17 साल की हूँ, और जितने बच्चे सुन रहे होंगे वो शायद मुझसे छोटे होंगे या थोड़े मुझसे बड़े होंगे। तो मुझे हर चीज नहीं पता कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या है। तो मैं अभी उनको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे इंटरेस्ट क्या है। मैंने सब्जेक्ट तो मैं हिस्ट्री को पढ़ूंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं देखना चाहती हूँ कि क्या है और क्या हो सकता है। इतनी सारी चीजें जो पोस्ट ग्रेजुएशन में होती हैं। तो मैं अभी तो मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज करनी है, मुझे यही बन जाना है, क्योंकि
ऐसा लोग मानते हैं कि किसी ने ह्यूमैनिटीज ली है तो उसको आईएएस ही बनना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है मैं भी वो पेपर दूं, लेकिन अभी मैंने ऐसे कोई डिसाइड नहीं किया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं हिस्ट्री की फील्ड में कुछ रिसर्च वर्क करूँ या ऐसे कुछ करूँ, मैंने ऐसा अभी सोचा है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल लेते हैं। इतिहास, जैसे कि आपने बताया, इतिहास का जो विषय है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, रट्टा मारने वाला विषय नहीं है, और इतिहास में से 100 में 100 मार्क्स आप लेकर आए। आपने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बताया, आपने एक नया कीर्तिमान रचा। आप इतिहास के साथ साथ सारे सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में भी आपने जानकारी दी, लेकिन जो स्टूडेंट अभी 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 हमसे जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर एक्सप्लेन करें उसको। मैं जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वो हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ें, आप उसको अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाएं। आप जैसे कोई चीज पढ़ते हैं तो आप सीबीएसई तो आपसे एनसीईआरटी की क्वेश्चन ही पूछने वाला है, ऑब्वियसली आपको सबको पता है, लेकिन आप उन चीजों को सर्च करें, उनके बारे में थोड़ा जानने की, जब आप कोई चीज के बारे में आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, आपको खुद से अंदर से अच्छा लगेगा। तो और जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको इंटरेस्टिंग तरह से आप पढ़ें। मैं वो बता देती हूँ आपको जो सुन रहे हैं बच्चे, आपके बुक्स में सोर्सेज दिए रहेंगे, सोर्स, और उसके उसके आसपास क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप सोर्स पढ़िए, उनके आंसर्स खुद से दीजिए, और जो बुक है उसको कनेक्ट करके पढ़िए। जो भी सेक्शंस में बुक डिवाइडेड है हमारी, चैप्टर्स और चैप्टर्स भी सेक्शंस में, खूब सारी उसमें पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। तो आप ये मत करिएगा कि क्वेश्चन के बस क्वेश्चन गूगल पे सर्च किया और आपको आंसर मिल गया। आप उसके बारे में सोचिए, आपने जो बुक में पढ़ा है आप उसके बारे में सोचिए कि आंसर मैं किस तरह से दे सकता हूँ, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो मैं क्या लिखूंगा। उसके बाद आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको सोर्सेज को अच्छे से पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए कि अच्छा इस सोर्स की वजह से ही आपकी बुक में चीजें लिखी हैं। क्योंकि आप हिस्ट्री में यही चीज है कि जिन लोगों ने हिस्ट्री लिखी है उन लोगों ने सोर्सेज को पढ़ा, तो आप भी उसी तरह से कोशिश करिए कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह पढ़ें। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इंटरेस्ट का होना जरूरी है, उसे जी। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा उसको रोचक बनाकर पढ़ा जा सके। बहुत हम्म, सारे विद्यार्थी वो इंटरेस्ट जगा नहीं पाते, तो वो इंटरेस्ट कैसे जाग सकता है? जी, मैंने उसी के बारे में बात की। हर बच्चे का अलग अलग तरीका रहता है। मैं कुछ लोगों को जानती थी जो लोग अपने नोट्स बनाएंगे और उनको बहुत अच्छे से सजा के, और बहुत अच्छे उनका वो तरीका था। और मेरा ये तरीका था कि मैं अपने जो बुक है उसको मैं पढ़ती थी, उसके बाद मैं दूसरी बार जब पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि मुझे क्या अलग मिलने वाला है बुक में, क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन में आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो छूट गया था, ये कहाँ से आया बुक के अंदर। तो और आप उसके बाद जब धीरे धीरे आप बुक को दूसरी तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पहली बार में तो आप नहीं समझ सकते कि इसमें क्या लिखा है। पहले तो एक बैकग्राउंड आपको पता चलेगा, फिर आप उसकी डिटेल्स को उसके अंदर डाल सकेंगे। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आपने छोटी छोटी चीजों को लिया, उसके बाद एक बड़ी पिक्चर बनाई। जी। दिव्यांशी, आप आपकी जो सफलता है उसका श्रेय आप अपनी जी। बड़ी बहन को तो देते ही देते हैं, लेकिन साथ में आपके माता पिता का भी उसमें एक बड़ा योगदान है, और खास करके आपकी मम्मी का। हम चाहेंगे कि जी। आपकी मम्मी को भी हम जोड़ें, और साथ में गुरुदेव श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहब भी हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम उन्हें भी जोड़ेंगे। जी। जी मैं बुलाती हूँ। जी, नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको? दिव्यांशी ने इतिहास रच दिया। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज से नहीं इतिहास रच रही है, बचपन से ही हर चीज में मन लगा के काम करती है। ये बाहर अब आ गई है बात। क्या क्या कठिनाई रही? कुछ कठिनाई रही, कुछ चुनौतियां रही सर जिसका ऐसी सामना आपको करना पड़ा? तरह से विशेष कठिनाई तो कुछ नहीं रही, के बारे में कुछ कहने वाला कुछ है नहीं, हो सब अच्छे से चलता रहा। दिव्यांशी बहुत मेहनत करती थी, बहुत पढ़ाई करती थी, उन्होंने अपने शब्दों से भी उसको बयां किया, लेकिन उसकी पीछे की कहानी मम्मी बता सकती है, जो दिन भर दिव्यांशी को देखती थी। कैसे दिव्यांशी पढ़ाई करती थी और कैसे उसकी तैयारी रहती थी? सर वो अपने काम में ऐसी मगन रहती है कि उसको आसपास क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कोई पता नहीं रहता। एक ही शब्द रहता है, जब बहुत तेज आवाज होगी पूछेगी क्या, तो इस क्या से सब लोग परेशान है, इसकी क्या, इसको कुछ पता ही नहीं है। जी। मतलब जल्दी किसी में इंटरेस्ट नहीं है, अपने काम जब काम हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए जो भी काम करो, जो खुद ही कह रही कि जो काम करो उसको पूरे फोकस से करो।
कहते हैं कि होनहार बच्चे जो होते हैं, एक बहुत पुरानी एक कहावत भी है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। वो आपदा जी, वो आपदाओं में भी अवसर को खोज लेते हैं, अंधेरे में हाँ भी रोशनी की संभावनाओं को देखते हैं। आपको एक बहुत ही एक करीब का सवाल पूछूंगा, मतलब एक पारिवारिक सवाल भी पूछना चाहूंगा आपको, कि जिस दौर में सब लोग बेटों की कामना करते हैं, उस दौर में आपको 2 बेटियां हैं, लेकिन ये 2 बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। और सर उन्होंने बेटे जी, उन्होंने आपका, आपके परिवार का नाम रोशन किया है, आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सर बेटे और बेटी में तो मुझे कभी कोई फर्क नहीं लगा। मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं। अपने बच्चे भी समानता में देखती हूँ, बाहर भी सबको समान ही उसमें देखती हूँ, किसी में कोई अंतर नहीं है सर। दोनों के बिना कहीं ये जीवन की गाड़ी चलने वाली तो है नहीं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। किसी के पास बेटा है, किसी के पास बेटी। बस यही सोचती हूँ, कोई भी अंतर नहीं है सर। कभी मुझे दिमाग में आए नहीं कि मेरे बेटा नहीं है। जी मेरे बच्चे आने भी नहीं देंगे सर कभी ये बात। जी, नहीं, हम भी इस बात को मानते हैं कि आज के दौर में बेटी और बेटों में कोई अंतर नहीं है। दिव्यांशी ने जो किया है वो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आपकी बड़ी बेटी आईएएस बनना चाहती है, आपने दिव्यांशी के लिए कुछ सोचा है अभी तक? सर मेरा तो बच्चे मुझे सिखाते हैं कि मम्मी क्या करना है। सर ऐसे कोई अपेक्षा नहीं है बच्चों से कि मुझे ये बनाना है। मेरा यही है कि मेरे बच्चे जो बनना चाहे तो उनको वो बनाना है। जी, आज गुरुदेव नए पद्म सागर जी महाराज साहब भी हमसे जुड़ेंगे दिव्यांशी को विशेष आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा तो बस कुछ ही पलों में गुरुदेव हमारे साथ होंगे। दिव्यांशी, इसी के जब तक गुरुदेव जुड़े, जब से एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं कि जो बच्चे लॉकडाउन के कारण अभी मौज मस्ती कर रहे हैं, या जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और जिनके स्कूल चालू होने में अभी काफी टाइम है, तो उनको अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि बच्चों के पास इतना सारा समय है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन आप जो चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उनको छोड़िए ना। आपको डांसिंग पसंद हो सकती है, सिंगिंग पसंद हो सकती है, आप ये सब चीजें करते रहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम मिला, एक अपॉर्चुनिटी है जो हो सकता है आपको अगले साल ना मिले, क्योंकि इस साल तो कोविड-19 है। इतना सारा समय आपको मिल रहा है, तो आप दूसरी चीजों में भी मन लगाएं। अच्छा, आपने एक बात का और जिक्र किया था कि आपने ऑनलाइन, जो कहते हैं इंटरनेट से, आपने पढ़ाई के लिए काफ़ी नोट्स जुटाए, वहाँ से भी आपने काफ़ी हेल्प ली। लेकिन आज के बच्चे तो इंटरनेट पे व्हाट्सअप और फेसबुक और गेम्स खेलते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? किसी वजह से मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगी ये सब छोड़ दो। ये सब भी चीजें कनेक्ट करने के लिए अच्छी हैं कि आप व्हाट्सएप इन सब चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं, हर चीज में एक अच्छाई रहती है। लेकिन आप जैसे कोई भी क्वेश्चन रहता है, आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी चीजें रहती हैं, दूसरी चीजें भी पढ़ाई की जानने के लिए रहती हैं, आप उन सबको सर्च कर सकते हैं। जी, दिव्यांशी, आपने एक बात पर गौर किया होगा कि आने वाला टाइम ऑनलाइन एजुकेशन का है, और ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये कि चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो चाहे ऑफलाइन एजुकेशन हो, बच्चों को खुद से जब समझ नहीं आएगा, जब तक कि आप सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं समझ आएगा। मेरा यही मानना है कि आप सेल्फ स्टडी करें, और उसके बाद जो ना आए उसको सर्च करके पढ़ें। और ऑनलाइन एजुकेशन मैंने तो नहीं किया था, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है वो चीज, आप उसको करें। जैसे आपके इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, तो आप एक बार उसको टेस्ट करें, आप देखें कि वो अच्छा है कि नहीं, आप फिर उसको यूज कर सकते हैं। और किसी चीज को ब्लाइंडली ना फॉलो करिए जस्ट बिकॉज कोई टॉपर उसको प्रमोट कर रहा है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा रहता है कि टॉपर्स ही कर रहे हैं तो मैं भी यही करूंगा, टॉपर्स ने कहा है तो मैं भी यही करूंगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद अपनी एक सोच बनानी है, आपको खुद के ओपिनियंस होने चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। बस ये मैं यही कहना चाहूंगी। जी, गुरुदेव हमसे जुड़ चुके थे, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं अपनी टीम से कहूंगा कि उन्हें वापस जोड़े। इसी बीच मम्मी से एक सवाल ले लेते हैं। पूरी दुनिया की अगर मैं मम्मियों की बात करूं, तो वो अपने बच्चों को लेकर एक बात कहते हैं कि आपको अच्छा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, और पूरे साल बच्चे भी एक प्रेशर में रहते हैं कि मम्मी चाहती है कि 90% आ जाए, 95% आ जाए। आपने क्या ऐसा चाहा था? आप उन सब मम्मी को क्या कहना चाहेंगे?
सर सब क्या चाहते मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ऑलरेडी बच्चों ने हमें इतना दिया कि हम कहने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ भी। जी लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि बच्चों से इतनी अपेक्षा न करिए कि बच्चे प्रेशराइज हों। बच्चों को इतनी सरलता से बिहेव करिए कि वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश करें, जी खुद अपने आप से सोचे कि हमें पढ़ना है। जी। दिव्यांशी, हमें काफी दर्शकों के सवाल भी आए हैं। एक सवाल हमें महेंद्र जी तुरकिया साहब का आया है। आपने कोई कोचिंग की थी या बिना कोचिंग के आपने पढ़ाई की है? आप उन बच्चों को क्या गाइडेंस देंगे? जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आपको हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए कि आप पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। आप कोचिंग जा सकते हैं। मैंने तो कोई कोचिंग नहीं की थी, कोई प्राइवेट ट्यूशन भी नहीं किया था, और नेट पे भी यूट्यूब पे मैंने किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ाई नहीं की थी। मैंने खुद से स्टडी की थी। टीचर्स ने पेपर्स जो दिए थे, जो मेरे स्कूल में टीचर्स हैं, उनको सॉल्व करा था, और मैंने कोई प्राइवेट कोचिंग नहीं की थी। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं कोचिंग तो आप उस वहां ना जाए, ऐसा मत करिएगा। आपको जरूरत महसूस होती है, पहले अपने स्कूल के टीचर से गाइडेंस लीजिए कि सर इतनी दिक्कत हो रही है मुझको, आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप आपकी मर्जी है कि आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है ये, लेकिन आप प्रेशराइज होके मत लीजिएगा कि नहीं नहीं मुझको ऐसे ही करना है। दिव्यांशी, गुरुदेव श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहब हमसे जुड़ चुके हैं जी। और गुरु की महिमा का, गुरु जी को आशीर्वाद, वंदन। बहुत आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद, आशीर्वाद। दिव्यांशी, गुरु के बारे में क्या कहा जाए? कोई भी सफलता गुरु के बिना संभव नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर जो एक विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश या अपना सिर देने के बदले भी आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो बहुत ही सस्ता है। ऐसे ही ज्ञान के, करुणा के सागर और मानव मात्र के लिए समान भाव रखने वाले परम उपकारी गुरुदेव श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहब, हम आपको बहुत बहुत वंदन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। जी गुरुदेव। भव्य आत्माओं, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जिन शासन की एक श्रेष्ठ बालिका ने पूरे देश के अंदर स्वयं का, माता पिता का, पूरे परिवार का और पूरे जैन समाज का नाम रोशन किया है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर 12 लाख बच्चों ने 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी और उसके अंदर प्रथम उत्तीर्ण होने का यश लखनऊ में रहने वाली हमारी परम धर्मप्रिय स्वारिका बालिका को जाता है। आज दिव्यांशी जैन ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, अनेक बालकों के लिए वो रोल मॉडल बन गई है और आज हमें गर्व होता है, प्राउड फील होता है कि इनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन के पुरुषार्थ से और ये बालिका ने अपनी लगन और मेहनत से पूरे देश के अंदर जैन धर्म का भी नाम रोशन किया है। इसलिए बालिका को, उनके पूरे परिवार को सबसे पहले मैं दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बहुत अद्भुत कार्य आपके हाथों से हो रहा, ये तो केवल शुरुआत है। और जैसे अभी उनके माताजी ने कहा, ये बालिका तो आज बाहर आई है, लेकिन बचपन से इसको रिकॉर्ड बनाने की आदत है। हर कार्य में एकाग्र होना, तन्मयता पूर्वक, लगन पूर्वक उस कार्य में आगे बढ़ना, यानी सफलता निश्चित है। हमारे यहाँ पर कहते हैं मेमोरी पावर के लिए, स्मरण शक्ति के लिए सबसे पहली आवश्यकता है एकाग्रता। यदि आप एकाग्र है, कंसंट्रेशन आपका सही है, तो कोई भी तत्व में, पदार्थ में, वांछन में आप भीतर में उतर जाते हैं और वो ज्ञान अंदर स्वतः आ जाता है। आज कितनी बड़ी बात है, 6 के 6 विषय में मुझे विजय भाई बता रहे थे दिव्यांशी ने क्या रिकॉर्ड किया। संस्कृत भी सब्जेक्ट लिया, 6 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100 लेकर के आना, ये कितना बड़ा करिश्मा होता है। आज हम सभी इतना बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, इतने हम गदगद है। ये पुण्यशाली बालिका को जितना आशीर्वाद दे उतना कम है, क्योंकि ये बालिका खुद होनहार है, खुद टैलेंटेड है,
पूर्व जन्म के अंदर ये बालिका ने सम्यक ज्ञान की बहुत श्रेष्ठ साधना की। बिना ज्ञान की आराधना के इतना तेजी से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आज के बच्चों को याद नहीं रहता, मेमोरी कमजोर हो जाती है। 10 बार पढ़ने के बाद, 3-3, 4-4 कोचिंग ट्यूशन करने के बाद भी पासिंग मार्क लाने में दम निकल जाता है। और ये बालिका ने बिना कोचिंग के आज पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर आना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के गवर्नर पुण्यशाली आनंदीबेन पटेल हो, सबने ये बालिका को अपनी भावनाओं से, अपने शब्दों से और अपने आशीर्वचनों से उनको अनुमोदित किया कि ये बालिका पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत का गौरव है। आज इन लोगों को भी ये समझ में आता है, ये बालिका आज छोटा सा बीज है, लेकिन ये कितना बड़ा वटवृक्ष बनेगा ये कोई सोच नहीं सकता। मुझे पता है कि बालिका के अंदर गजब का टैलेंट है और ये आगे जाकर के पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर परिवार का, स्वयं का, जैन धर्म का और भारत देश का नाम अवश्य रोशन करेगी। पूर्व जीवन में की हुई ज्ञान की साधना आज मेमोरी पावर को बढ़ाती है। मैं आज सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, यदि आप होनहार बनना चाहते हैं, आप टैलेंटेड बनना चाहते हैं, एक बार पढ़े और याद हो जाए वैसा चाहते हैं, तो ज्ञान की आशातना ना करें। हमारे यहाँ कहते हैं, कागज के ऊपर पाँव नहीं रखना, कागज को जलाना नहीं, झूठे मुंह बोलना नहीं, लिखे हुए अक्षरों पे पाँव रखना नहीं, लिखे हुए कपड़े पहनना नहीं, क्योंकि उससे ज्ञान की आशातना होती है। धर्म से विरुद्ध बोलना नहीं, ये ज्ञान की सबसे बड़ी आशातना है। और पढ़ाई करते वक्त आई डिस्टेंस जितना कम हो, दीवार के सामने मुंह रख के पढ़े तो फटाफट याद होता है। 10 जगह पर हम ध्यान न देते हुए यदि एकाग्रता से आगे बढ़े तो ज्ञान बहुत सरलता से हमें प्राप्त होता है। मस्तिष्क तो संसार में सभी को दिया गया है, लेकिन किसी के ब्रेन सेल्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, उसके पीछे का मूल कारण ज्ञान की उत्तम आराधना, ज्ञान की श्रेष्ठ साधना। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इतनी होनहार बालिका बिना कोचिंग के, बिना विशेष पुरुषार्थ के और सारे सब्जेक्ट में 100 में से 100 लेकर के आना, ये आज की दुनिया का मिरेकल है। कंप्यूटर देखने की जरूरत नहीं है और 4G, 5G, 6G तक जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ही बच्चों के अंदर इतना जबरदस्त टैलेंट है। और आज संयोग है, आज सुबह ही हमने पूरे देश के तमाम धर्म और तमाम जाति के बालक और बालिकाओं के लिए 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के तमाम देश के सभी धर्म, सभी जाति, सभी प्रांत के बालक और बालिकाओं के लिए IAS, IPS, IRS ट्रेनिंग का ऑनलाइन आज सुबह ही शुभारंभ किया है। ऑनलाइन पढ़ाई, ताकि उनको ब्रीफिंग मिले, उनको उस प्रकार का प्रिपरेशन करने का मौका मिले और ग्रेजुएशन के बाद वो IAS वगैरह की पढ़ाई के अंदर आगे बढ़े। क्योंकि देश को गवर्न करना हो, देश को चलाना हो, तो सबसे अहम भूमिका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनकी सबसे अहम भूमिका है। पॉलिटिकल लीडर तो ये लोकतंत्र है, इलेक्शन में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हमारे सेवा भावी, देश प्रेमी, व्यसन मुक्त हमारे यदि IAS, IPS की संख्या बढ़ जाए तो ये भारत देश बहुत तेजी से विश्व पर श्रेष्ठ संस्कृति का आदर्श देने में कामयाब हो जाए। और इसके लिए मुझे दिव्यांश जैन को देख करके बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है। और मैं आज पूरे जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसकी तमाम ब्रांच और उनके जितने भी डायरेक्टर आज जुड़े हैं, सबको ये कहना चाहता हूँ, ये बालिका को जो भी पढ़ना है, जहां भी पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है, आपको विश्व के कोई भी देश के अंदर ये बालिका के लिए संपूर्ण सहयोगी बनना है। और मैं यहाँ आने से पहले उनसे प्रॉमिस लेकर के आया और उनके माताजी यहाँ मौजूद है। मैं आज आपको दिल से कहना चाहता हूँ, ये बालिका वर्ल्ड में कहीं भी पढ़ना चाहे, जो भी पढ़ना चाहे, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहे,
उसको उत्साहपूर्वक तो आप आगे बढ़ाते ही है, लेकिन आज हम भी इनके साथ है। वो आगे जा करके केवल उत्तर प्रदेश और भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अपने धर्म का नाम, परिवार का नाम, खुद का नाम रोशन करे। उसके लिए आज से हम भी ये सुकन्या, सुबालिका, ऐसी दिव्यांश जैन के साथ आज हम भी है। और ये बालिका बहुत होनहार है, बहुत टैलेंटेड है, और माता पिता तो बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि हमारे बच्चों में क्या संस्कार है। और एक सबसे बड़ी बात है, 2 बिटिया है, लेकिन बेटों को टक्कर मारे उससे भी बेहतर ये बिटिया है। और मैं सच कहता हूँ, जमाना ऐसे भी बेटियों का ही है। बेटों का जमाना बहुत अभी बचा नहीं है। बेटे ऐसे ही ये समझते हैं कि वो तो विरासत में सब कुछ मिल जाएगा और वो कुछ नहीं कर सकते। जिनके पास चैलेंज है, जिनके पास संकटों के बीच में रास्ता निकालने की ताकत है, जिनके पास असंभव को संभव करने का मादा है, वही इस विश्व के अंदर सफलता को प्राप्त कर सकते। देश के अंदर इतने सारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन एक नारी ऐसी थी जो 3 टर्म 15 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रही, और वो यश केवल इंदिरा गांधी जी को मिला। अब देखो, विश्व के अंदर आज 32 से ज्यादा देश में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक नारी है। देश की बैंकिंग सिस्टम के अंदर हाईएस्ट आधिपत्य महिलाओं का है। देश के अंदर आप जो मेडिकल सिस्टम, हॉस्पिटल्स देखे, उसके अंदर मेजॉरिटी आधिपत्य महिलाओं का है। कौन से क्षेत्र के अंदर वो पीछे हैं? और वो समय पूरा हो गया कि पुरुष और महिला बराबरी में है। आज तो जो टैलेंट वाला है वो आगे निकल जाता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और आप देखो ना, पूरे देश के अंदर 12 लाख बच्चे देखते रह गए और दिव्यांशी जैन नंबर 1 पर पहुंच गई। तो आज सफलता किसी की बैसाखी पर नहीं रहती। जिसके पास टैलेंट है, माता पिता का आशीर्वाद है, अपने बहन या अपने भाई का लाड़ प्यार है, और खुद को कुछ बनने की तमन्ना है, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आज ये एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। तो आज मैं बहुत दिल से दिव्यांशी को, उनके माताजी को, उनके पूरे परिवार को दिल से आशीर्वाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। अनेक बच्चों की प्रेरणा का कारण बने हैं, अनेक बच्चों के टैलेंट का आधार बने हैं, और आज जैनों को भी आपसे प्राउड फील होता है। आज हम भी कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं पूरे देश के अंदर टॉपर कौन? हमारी जैन बालिका पूरे देश के अंदर टॉपर है। हमें भी प्राउड फील होता है। आपने काम ही इतना जबरदस्त किया है। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, 100 में से 100 लेकर के आ गए, यानी कोई मैजिक किया है। संस्कृत ऐसा टॉपिक है, कहीं ना कहीं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक रह ही जाती है। और 6 के 6 सब्जेक्ट, और सारे सब्जेक्ट में 100 में से 100 लेकर के आना इतनी बड़ी बात है। पूर्व जीवन में ज्ञान की बहुत उत्तम साधना की होगी, इस जन्म के अंदर ज्ञान की आशातना से बचे होंगे, माता पिता का पूरा वात्सल्य मिला होगा, खुद की एकाग्रता और बड़ी बहन का पूरा सहयोग, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज ये सुंदर प्लेटफॉर्म के ऊपर जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व का जैनों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, 33 लाख परिवार इसके साथ जुड़े हैं, और इसकी कई ब्रांच है, जैन डॉक्टर फेडरेशन, जीतो, जैन सीए फेडरेशन, जैन एडवोकेट फेडरेशन, इतने सारे प्रकल्प चलते हैं। जुडिशरी ट्रेनिंग सेंटर, आईएएस आईपीएस का सिविल सर्विस ट्रेनिंग सेंटर, कई प्रकल्प चलते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी, श्रवण आरोग्यम, श्रावक आरोग्यम, श्रमणी विहारम, कई प्रकल्प चलते हैं गुरुदेवों के आशीर्वाद से। तो आज मैं शुभकामनाएं दूंगा, और विशेष करके ये बालिका को आज आशीर्वाद ये रूप में देना चाहता हूँ। मुझे जाते जाते भी संदेश आया हमारे विदुषी आर्या साध्वी श्री मीनाक्षी जी महाराज साहब का, उस बालिका को महाराज साहब की ओर से भी, हमारी ओर से खास आशीर्वाद कहिएगा। वो भी पूज्य साध्वी जी भगवान कई बालिकाओं को आईएएस आईपीएस बनाने में कामयाब हुए हैं। उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद, उनकी मेहनत से अभी तक में 125 से ज्यादा लड़कियां देश में आईएएस आईपीएस बन चुकी है। अपने सेंटर से पिछले साल नम्रता जैन करके बालिका पूरे देश में 12वें नंबर पे आई थी, पूरे देश में, और वो महाराज साहब मीनाक्षी जी महाराज साहब की प्रेरणा और आशीर्वाद से आई थी। उन्होंने भी आपको विशेष आशीर्वाद कहलाया है कि आप भी खूब टैलेंटेड है। बहुत हमको प्राउड फील होता है, और आज आपने जो नाम रोशन किया है परिवार का, जैन धर्म का, उससे हम सब बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं।
आप खूब आगे बढ़ ही रहे। किसी के आगे बढ़ने वाला किसी के लिए रुकता भी नहीं है, लेकिन आपको आगे बढ़ने में जितने ज्यादा से ज्यादा पूरे जैन समाज और पूरी जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जियो आपके साथ है। आप कहीं भी आगे बढ़े, किस रूप में भी आगे बढ़े, हमेशा हमेशा हमारा आशीर्वाद और पूरी संस्था के डायरेक्टर और पूरी टीम आपके साथ है। आप खूब आगे बढ़े, खूब उज्जवल भविष्य को प्राप्त करे और आपके हाथों से अनेक पवित्र धर्म के कार्य होते रहे, शासन प्रभावना के कार्य होते रहे और भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर चमकाने में आप निमित्त बने। यही आज के दिन मेरा हृदय से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव बहुत बहुत वंदन। गुरुदेव आपकी वाणी जहां जहां तक पहुंची है, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज बहुत सारे स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला है और जीवन में उनको कैसे आगे बढ़े और कैसे एकाग्रता बढ़ाकर किस तरह से अपने मार्क्स को डबल ट्रिपल और 100% तक पहुंचे, इसके लिए आज आपने मार्गदर्शन दिया। गुरुजी, मैं एक बात का जिक्र आपको यहाँ पर करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी संस्कृति में अंग्रेजी आई और हमारी संस्कृति को जिस तरह से उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है वो तो सब जानते हैं, लेकिन उसको बैलेंस करने का काम दिव्यांशी ने किया। दिव्यांशी ने संस्कृत में भी 100 और इंग्लिश में भी 100, दोनों सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाकर उन लोगों को एक करारा जवाब दिया है जो कहते हैं कि संस्कृत नहीं, हमें इंग्लिश पढ़ना है, हमें इंग्लिश बोलना है, हम इंग्लिश ही जानते हैं। अभी जो आपने बात बताई विजय जी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज बहुत खुशी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि दिव्यांशी जैन ने कई रिकॉर्ड तोड़े और विद्वान लोग इस विषय को बहुत गहराई से समीक्षा में ले रहे हैं। संस्कृत में भी 100 में से 100 और इंग्लिश में भी 100 में से 100। और वो जमाना पूरा हो गया कि अंग्रेजों का साम्राज्य था, अंग्रेजों ने और लॉर्ड मैकोले ने आकर के भारत की संस्कृति को बदल दिया। अब भारत तो विश्व गुरु बन चुका है, पहले भी था, आज भी है, सदियों तक रहने वाला है, क्योंकि भारत के पास जो संस्कार है, जो संस्कृति है और पूरे विश्व के मानव को सुखी बनाने वाले अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि जो मंत्र है, वो विश्व में किसी के पास नहीं है। और आज प्राउड फील होता है कि आज ये बालिका के माध्यम से संस्कृत की महिमा कितनी है। आज आप देखो, इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर 4 लाख शब्द है, संस्कृत में लाखों लाखों लाखों। अब गिनते ही जाओ 10 लाख शब्द तो ऐसे ही गिन लो। मतलब ये लैंग्वेज की रिचनेस कहाँ है वो सबको पता है। और इसीलिए संस्कृत जिनको आता है वो तो ऐसे ही देव तत्व को जीवन में ऐसे ही जीवंत बना लेते हैं। और 100 में से 100 संस्कृत में आना बहुत मुश्किल है। और ये क्रांति जो की है विजय भाई, सच कहता हूं, ये तो अद्भुत क्रांति। जी गुरुजी। दिव्यांशी, जिस तरह से गुरुजी अभी बता रहे थे और हमने भी आपको सुना, और जिस तरह से राज्यपाल से लगाकर सारे मुख्यमंत्रियों ने आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको दी। आप एक दिन देश का और पूरे विश्व का नाम जरूर रोशन करेंगे। मैं चाहूंगा कुछ शब्द आप अभी यहाँ कहें। आप संस्कृत की बात कर रहे थे तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, आत्म दीपो भव, मतलब बी योर ओन लाइट। आपको जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मुझसे छोटे होंगे वो, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, कभी भी आप अपने आप को कम ना महसूस करें, कभी भी किसी से कंपेयर मत करें। आपका खुद का टैलेंट है, आप किसी चीज में अच्छे होंगे, हो सकता है दूसरा किसी उस चीज में ना अच्छा हो। आप जरूरी नहीं पढ़ाई को लेकर कुछ करें, आपके खुद के टैलेंट्स, हर चीज अच्छी है। आज जितने करियर ऑप्शंस हैं, आप अपनी खुद की लाइट ढूंढिए, आप खुद का पैशन ढूंढिए, खुद का इंटरेस्ट ढूंढिए। मैं यही कहना चाहूंगी, आत्म दीपो भव। गुरुजी, एक सवाल मैं आपके लिए यहाँ पे लेना चाहूंगा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमसे आज जुड़े। आज बहुत सारे स्टूडेंट भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं हमसे। आपने जिस तरह से बताया कि पूर्व जन्मों के पुण्यों का एक प्रताप होता है जिसके कारण ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो आज काफी विद्यार्थी ये चाहेंगे कि गुरुदेव कुछ ऐसा मंत्र दे, गुरुदेव कुछ ऐसी बात कहें जिससे हमारे भी मार्क्स डबल हो जाए या हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और वही आज हम इस कार्यक्रम के अंत में एक संदेश के रूप में लेंगे। पुण्यशाली आत्माओं, ये सच है कि पूर्व जन्म विज्ञान को भी मानना पड़ा है। विश्व के तमाम वैज्ञानिक
आज रीबर्थ के अंदर बिलीव करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन भी पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और आज भी वर्ल्ड के तमाम साइंटिस्ट रीबर्थ के अंदर संपूर्ण विश्वास करते हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है, कोई ब्रिलियंट है और कोई बिल्कुल अज्ञानी है। उसका मूल कारण व्यक्ति के अपने पिछले जन्म के कर्म है। अमेरिका का एक बालक 2.5 साल की उसकी उम्र और परंपरा से वो अमेरिकन और करोड़ों की संख्या में वो बालक संस्कृत के श्लोक बोलता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लिखा, ये अजूबा है। 2.5 साल का बालक हजारों लाखों संस्कृत के श्लोक बोलता चला जाए, इससे बड़ा प्रत्यक्ष चमत्कार रीबर्थ का क्या हो सकता है, पुनर्जन्म का क्या हो सकता है। और आज सच कहता हूं, दिव्यांशी जैन भी पूर्व जन्मों के उत्तम संस्कारों को लेकर के यहाँ आई, तब जाकर के ज्ञान की इतनी महिमा जीवन में जीवंत बनती है। आज आप कल्पना करें, 12 लाख स्टूडेंट पूरे देश के 12वीं कक्षा की एग्जाम दे रहे हैं और 12वीं कक्षा में नंबर 1 पर पूरे देश में टॉपर होकर के दिव्यांशी जैन सारे सब्जेक्ट में 100 में से 100 लेकर के आए। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जिनका अभिनंदन करे, गुजरात के गवर्नर रहे हुए और जो अभी लखनऊ के अंदर इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जिनका अभिवादन करे, योगी आदित्यनाथ इतने कर्मठ और प्रभावशाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस बालिका का अभिनंदन करे, आप समझ सकते हैं ये बालिका में क्या तत्व है। और बहुत सही है, कंपटीशन से कोई सक्सेस नहीं होता, माता पिता के टॉर्चरिंग से भी बालक सक्सेस नहीं होते। माता पिता को भी संदेश देना चाहता हूं, वो रोज बच्चे को हैमर न करे, देख इसका बच्चा कैसा है और तू कैसा है। बच्चों को कंपेयर न करे, साथ साथ बच्चों को बार बार ये प्रेशर न करे, तू ये परसेंटेज लेके आ, ये परसेंटेज लेके आ। उनको प्रेम से समझाए, उनको ज्ञान की महिमा बतलाए, अलग अलग सुंदर कहानियों के माध्यम से बालकों के कोमल मानस को सही दिशा में लाने का प्रयास करे। और ये बालक बहुत समझदार है। अब की जो जनरेशन आ रही है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है। और इसलिए मैं पुनः कहता हूं, आज जो दिव्यांशी जैन ने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ज्ञान की आशातना नहीं की है। ऐसे भी जैन परंपरा में तो विशेष रूप से सिखाया जाता है, कागज को जलावे नहीं, पटाखे ना छोड़े, हम कागज पर पांव न रखे, झूठे मुंह ना बोले। ये सब दोष तो हमारे यहाँ पर पहले से निकाल दिए जाते हैं। और बच्चों को आज गलत साहित्यों से बचना चाहिए और एजुकेशन के अंदर भी एक फोकस्ड, कोई भी गलत रास्तों पे न जाए, गलत दोस्तों की संगत में न जाए, न गलत किसी प्रकार की चैनलों में जाए, नहीं तो वो भटक जाएंगे और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है मानव को महामानव बनने की। और इसलिए बालक हमेशा सही फोकस करके सही दिशा में आगे बढ़े। और आज के ये सुंदर संयोजन के वेबिनार के अंदर, ये सुंदर सेमिनार के अंदर मैं एक मंत्र सारे युवाओं को, सारे बालकों को देना चाहूंगा। उसका आप जाप कीजिए, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा और सफलता आपको कहीं पर भी आने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सफलता अपने आप आपके चरणों को चूमती हुई चली आएगी। मैं एक मंत्र देता हूं, सारे बालक भावपूर्वक उसको सुने और रोज उसका जाप करे। आपका मेमोरी पावर जबरदस्त बढ़ जाएगा। ये हमारा अनुभव नहीं, अनेक साधु संत, आचार्य, ऋषि मुनि और अनेक बालक बालिकाओं का ये अनुभव है। आप इस मंत्र का भावपूर्वक जाप करें। ये मंत्र है, हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और इस मंत्र का स्मरण करें। ओम ह्रीम ऐं नमः, ओम ह्रीम ऐं नमः, ओम ह्रीम ऐं नमः। ये ऐं ज्ञान का बीज है, अ, ई और म। ये ज्ञान, सरस्वती, मेमोरी पावर, आपको किसी प्रकार की याद शक्ति नहीं रहती है, पूरे स्वप्न आते हैं, आपको कहीं भी किसी को कन्विंस करने में दिक्कत आती है, आप ये मंत्र का पाठ करें, आपको तमाम सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होगी। तो आज के ये सुंदर वेबिनार के अंदर जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जियो की ओर से आयोजित और आज एक श्रेष्ठ प्रकल्प का शुभारंभ हुआ है। देखो कैसा संयोग, दिव्यांशी जैन का आज अभिवादन है और साथ साथ आज सुबह ही पूरे गुजरात के
5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ऑनलाइन IAS IPS ट्रेनिंग का प्री एजुकेशन का प्रोजेक्ट आज ही लॉन्च हुआ है। और अब वो पूरे देश के बालक बालिकाओं के लिए और सभी धर्म सभी जाति के बालक बालिकाओं के लिए शुरू होने जा रहा है। मैं चाहूंगा हमारे देश के बच्चे बहुत होनहार है, बहुत संस्कारी है, भारतीय संस्कृति में भारतीय माटी में बहुत ताकत है। ये देश विश्व गुरु है, ये देश आत्मा कर्म पुनर्जन्म और मोक्ष के अंदर जबरदस्त आस्था रखते हुए विश्व को सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला ये देश है। और सारे विश्व की समस्याओं का समाधान भारतीय संस्कृति में छिपा है। तो आज ये बालिका के लिए भी हम गौरवपूर्वक कहते हैं और पूरे जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये बालिका भविष्य में जो भी पढ़ाई जो भी देश के अंदर जाकर के करना चाहे, जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और पूरे डायरेक्टर्स आपके साथ है और हमारा आशीर्वाद भी हमेशा हमेशा आपके साथ है। सबको पुनः दिल से आशीर्वाद और 12 लाख बच्चों में नंबर 1 पे आने वाली, संस्कृत में भी 100 में से 100 लेकर के आने वाली ऐसी जिन शासन की सुपुत्री ऐसी बालिका दिव्यांशी जैन को भी हम हृदय से पुनः पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम हृदय से प्रभु को मंगल प्रार्थना और मंगल कामना करते। बहुत बहुत वंदन गुरुदेव। गुरुदेव, आज एक बहुत बड़ा दिन है, जैसा आपने बताया, जिस तरह से आज लॉन्चिंग हुई, जिस तरह से आज दिव्यांशी आई। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये एक नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ का उद्देश्य आज सार्थक हुआ। ये मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पद्मश्री भी आए हैं। ये एक मंच ऐसा मंच है जहाँ 17 साल की दिव्यांशी एक्सपर्ट बनकर आई। समग्र भारत को उसने एक पाठ पढ़ाया कि अगर लगन मेहनत अगर की जाए तो सफलता हमारे कदम चूम लेती है। आज गुरुदेव यहाँ आए, गुरुदेव ने एक ऐसा मंत्र दे दिया जो मुझे नहीं लगता कि टीवी इतिहास में या कोई ऐसा ऑनलाइन वेबिनार या किसी भी ऐसे प्रोग्राम में ऐसा कोई मंत्र दिया गया हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पूरी टीम को मैं देख रहा हूँ यहाँ, उनका कितना उत्साह है, वो कितने खुश हैं। और आपने जिस तरह से आज यहाँ पर पधारे और ये हमारे उद्देश्य को सार्थक बनाया। गुरुदेव, एक मैं आपसे एक आज्ञा चाहूंगा। एक बहुत बड़ी घोषणा हमारे इस प्लेटफॉर्म से आज दिव्यांशी के लिए हो रही है, जो जियो के प्रेसिडेंट श्री घेवरचंद जी बोहरा साहब की तरफ से है। और दिव्यांशी, आपके लिए बहुत खुशी की बात है, पूरे शो के लिए खुशी की बात है, और जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि घेवरचंद जी बोहरा साहब ने आपको 1 लाख रुपए की धनराशि आपको उस पुरस्कार के रूप में दिए जो आपने किया है। और लाखों करोड़ों स्टूडेंट के लिए एक प्रेरणा है कि आपको मेहनत करना है और इस काबिल बनना है कि न केवल आपका परिवार बल्कि दूसरे लोग भी चाहें कि वो आपसे जुड़ सकें, आपको मुख्य धारा से जोड़ सकें। गुरुदेव, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है और मैं आज बहुत खुश हूं कि नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ का जो उद्देश्य जिस तरह से हुआ है, सार्थक हुआ है। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस मंच से ये भी होगा। गुरुदेव, और विजय भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, राशि तो बहुत छोटी चीज होती है और आपको एक चीज पता है कि बालक जो टैलेंटेड होते हैं वो संसार में कोई चीज की परवाह नहीं करते। और ये बालिका का बैकग्राउंड जो मैंने देखा, पिताजी इतने कैपेबल, इतने होशियार है, बोले स्टेशनरी का कारोबार है, पर बहुत सुखी और बहुत हैप्पी है। और मैंने ऐसे करोड़पति अरबपति देखे जिनको सोने के लिए टैबलेट लेनी पड़ती है तब जाकर के उनको नींद आती है। ये बालिका के घर के अंदर सुख शांति अमन चैन है और इसीलिए ये सफलता है। और आज घेवरचंद जी बोहरा की ओर से भी जो घोषणा की गई, मुझे बहुत खुशी है। जियो के 5 डायरेक्टर्स की ओर से भी ये घोषणा मान के चलिए, घेवरचंद जी प्लस 4 डायरेक्टर्स, परंतु ये बालिका के एजुकेशन में और उसको जो अपने हाथ से अच्छा कार्य करना हो उसका अधिकार ये बालिका का है। तो टोटल जियो के एक घेवरचंद जी बोहरा और बाकी के 4 और डायरेक्टर, जैसे मैं आपको नाम बता दूं कि हमारे घर के एकदम क्लोज है और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स है जियो के अंदर, वो डायरेक्टर्स भी, ये तो ठीक है, अब छोटी बात है। और आपने कहा है तो छोटा ऐसे भी मुझे जमता नहीं, आपको पता है। तो हमारे विजय जी झारझुड़, वो भी इस सेमिनार में वेबिनार में दिव्यांशी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे भी। हमारे महेंद्र तुरकिया जी, साथ में हमारे डायरेक्टर वीरेंद्र भाई शाह और हमारे और डायरेक्टर जो यहाँ पर सारे डायरेक्टर्स है, ये तमाम डायरेक्टर्स, हमारे जयेश चौकसी जी,
जो ग्रुपिक फार्मा के, ये सारे डायरेक्टरों की ओर से दिव्यांशी के उनकी इच्छा से जो भी पढ़ाई में उपयोग करे, अच्छे काम में उपयोग करे, उनकी मर्जी है और पैसा कोई मैटर नहीं होता। ठीक एक सम्मान का एक तरीका है कि बालिका ने इतना अद्भुत कार्य किया है। तो दिव्यांशी जी को जियो के 5 डायरेक्टर की ओर से आप 1-1 लाख रुपए की राशि तत्काल पहुंचाए और वो राशि उनको कोई मूल्यवान नहीं है, लेकिन उनके टैलेंट का एक छोटा सा अनुमोदन, केवल छोटा सा अनुमोदन ये टैलेंट का है। तो आज ये दिव्यांशी जैन को हम बहुत आशीर्वाद देते हैं और उनके टैलेंट की हम तहे दिल से बहुत अनुमोदना करते हैं। जी गुरुदेव, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दिव्यांशी हमसे डिस्कनेक्ट हो गई है। मेरी टीम कोशिश कर रही है उन्हें वापस कनेक्ट करने की, लेकिन मैं पूरी जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को और आपके जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सेवा के प्रकल्प से जुड़े जितने भी डायरेक्टरों ने आज ये घोषणा की है, मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही गुरुदेव कि पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा तो आता है और जाता है, लेकिन जिस तरह से पैसा अगर समय पर मिले और उस समय और उस उद्देश्य को पूरा करने में वो सहायक बने, तो जिंदगी भर दिव्यांशी को ये बात याद रहेगी कि एक शो हुआ, रविवार का दिन था, नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ चल रहा था, गुरुदेव आए, गुरुदेव ने इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह किया कि जिंदगी पूरी बदल गई। जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जुड़े, उन्होंने अपने अपने रूप से सहायता करने की जो कोशिश की वो बहुत बड़ी थी। गुरुदेव अभी आज पहली बार एक विजय भाई जी, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है जी। और आपने कुछ बड़ा काम नहीं किया, आपने तो केवल फूल की पंखुड़ी से इस बालिका का अभिवादन किया है। आज आप सोचो, देश के रक्षा मंत्री जिस बालिका के लिए इतना अद्भुत हृदय का उद्गार अभिव्यक्त करते हो, आप समझ लीजिए बालिका का टैलेंट क्या है। मैं अभी भी आपको रिपीट करके बोलता हूँ, ये बालिका को आप सामान्य बालिका मत समझिएगा, ये भगवान की कृपा है, देवगुरु धर्म का इसके ऊपर पूरा आशीर्वाद है और ये बालिका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को लेकर के आई है। और लिख करके रखिएगा, आज का दिन ये आने वाले समय के अंदर भारत का नाम, जैन सिद्धांतों का नाम और पवित्र माता पिता का नाम इतना रोशन करेगी जो सदियों सदियों तक विश्व में याद रहे। जी दिव्यांशी, आपको बहुत बहुत बधाई। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने जो धनराशि बताई उसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और आपने मुझे अपने शो पर बुलाया इसका भी, और गुरुजी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। गुरुजी को वंदन। बहुत दिल से आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, हमेशा मंगल रहे, शुभ रहे, खूब खूब आगे बढ़े, हमेशा सफल 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 होते रहे। बहुत 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 आशीर्वाद। माता जी को भी बहुत आशीर्वाद, पापा को भी आशीर्वाद कहिएगा और बड़ी बहना को भी आशीर्वाद कहिएगा। हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव बहुत बहुत वंदन, आप हमसे जुड़े और आज जिस ऊर्जा और जय का संचार हमारे पूरी टीम और मैं पूरे दर्शकों में देख रहा हूँ, दिव्यांशी में देख रहा हूँ, और उनकी माताजी के चेहरे को भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह के विचार उनके मन मस्तिष्क में चल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सबको और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव आपको बहुत बहुत वंदन। दिव्यांशी आपको भी बहुत बहुत बधाई। दर्शकों आज का ये शो बहुत ही प्रेरणादायी रहा, बहुत ही अच्छा शो रहा, जिसकी हमने कामना नहीं की थी, इतना अच्छा शो रहा। लेकिन आज आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिला, आपको भी सीखने को मिला कि हमें जीवन को कैसे जीना है, हमें जीवन को पवित्र कैसे बनाना है, कैसे देव से महादेव बन जाना है और किस तरह से लगन परिश्रम कर सफलता को हासिल करना है। मैं आज आपको एक बात यहाँ कहता हूँ दर्शकों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है और वैसे ही सफलता हासिल की जा सकती है। आप सफल बने, खूब मेहनत करें, खूब लगन से पढ़ाई करें। जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए खूब लगन और खूब मेहनत से पढ़ाई करें और देखते रहे ज्ञानवर्धक शो जिसका नाम है नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ।